तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर तुम समझोगे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स किस तरीके से ओवरलैप करके बनते हैं, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो चीज एक्सेप्शन में आ गई उस चीज का एक्सप्लेनेशन किसने दे दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दे दिया, जो कि किसका फॉर्मेशन बताती है? मॉलिक्यूल्स का। थ्योरी ये कहती है कि एटम जो कंबाइन करते हैं ओवरलैप करके जो मॉलिक्यूल को बनाते हैं, उनको बनाने का जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल का नाम होता है LCAO प्रिंसिपल। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे मान लो कि तुम्हें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए तुम दो हाइड्रोजन एटम को कराओगे आपस में ओवरलैप एक दूसरे के साथ। तो एक हाइड्रोजन का 1s1 दूसरे हाइड्रोजन के 1 के साथ जब ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करने पर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका तो कन्फिगरेशन हो गया 1s2। ठीक। तो ओवरलैप करने के बाद क्या तैयार हुआ? मॉलिक्यूल तैयार हुआ। ओवरलैप करने के बाद क्या तैयार हुआ? मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। जो दो टाइप के ऑर्बिटल होंगे उनमें से एक होगा बॉन्डिंग और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। यानी कि टोटल मिलाकर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग में और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, ताकि मॉलिक्यूल अपने आप को कैसा कर ले? अपने आप को स्टेबल कर ले। तो जो दो ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग वाले को तो मैंने दिखा दिया सिग्मा से, और एंटी बॉन्डिंग वाले को तो मैंने दिखा दिया सिग्मा स्टार से। अब यहां पर सिग्मा के यानी कि बॉन्डिंग वाले के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। गॉट इट? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताती है। जो प्रिंसिपल इस थ्योरी में लगता है उसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके, एटम्स आपस में ओवरलैप करके दो टाइप के ऑर्बिटल को बनाते हैं। उनमें से एक होता है बॉन्डिंग और दूसरे का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग। मान लो कि तुम्हारे पास पहला मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो पहले मॉलिक्यूल से जो वेव एमिट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसको रिप्रेजेंट किया सिंबल साई ए से, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके मूव करने से जो वेव एमिट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है साई बी। अब अगर दोनों वेव सेम फेज में ओवरलैप कर जाए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? साई ए प्लस साई बी। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया साई ए प्लस साई बी, और ये साई ए प्लस साई बी का जो सम है वो कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में आप बोल लो BMO। BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के अपोजिट फेज में ओवरलैप कर जाएं, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा साई ए माइनस साई बी, यानी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कम होने पर जो नए टाइप का ऑर्बिटल बनेगा उसको बोलेंगे हम ABMO, या शॉर्ट में बोल लो AMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी के बेसिस पर एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी हाई होती है और बॉन्डिंग वालों की एनर्जी लो होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस टाइप के ऑर्बिटल में एंटर करेगा? जिनकी एनर्जी लो है पहले उसमें एंटर करेगा। तो स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग टाइप के ऑर्बिटल में जाता है, उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग वाले के अंदर एंटर करता है। तो अगर दो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो जितने ओवरलैप करेंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, आधे बॉन्डिंग में और आधे एंटी बॉन्डिंग में। तो दो 1s वाले अगर ओवरलैप करते हैं तो बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ऐसे ही अगर दो 2s वाले ओवरलैप करते हैं तो एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, स्टार का क्या मतलब है? एंटी बॉन्डिंग। अब पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन। नाम क्या क्या होते हैं? PX PY और PZ। तो एक एटम का 2px दूसरे एटम के 2px के साथ ओवरलैप करेगा, एक एटम का 2py दूसरे के 2py के साथ ओवरलैप करेगा, एक एटम का 2pz दूसरे के 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। लेकिन जब ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप करने पर px और py जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किनकी बात हो रही है? पीएक्स और पीवाई वालों की। पीएक्स और पीवाई वालों की। अगर पीएक्स और पीवाई ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम के पीएक्स और पीवाई के साथ ओवरलैप करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑर्बिटल बन करके आते हैं बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में, उनको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? पाई से। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? पाई से। अब पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, दो तो ये बने बॉन्डिंग में,
अब इन पे स्टार लगा दो तो ये कहलाएंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब जो पाई 2px है इसकी एनर्जी इक्वल बैठ रही है पाई 2py के, और जो पाई स्टार 2px होता है इसकी एनर्जी इक्वल बैठ रही है पाई स्टार 2py के। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए और विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग में आ गए। सिमिलरली एक एटम का 2pz जब दूसरे एटम के 2pz के साथ ओवरलैप करेगा तो यहां पर भी दो बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 2pz और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। गॉट इट? अब ये जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं इनके अंदर वो सारे रूल्स फॉलो होंगे जो अब तक फॉलो होते हुए आए हैं। कौन कौन से? ऑफबाउ, पॉली और हुंस। हमने जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी थी वो इन्हीं रूल्स को लगा करके करी थी। अब ये रूल्स यहां पर भी फॉलो होंगे, चाहे मॉलिक्यूल के अंदर एटम का एटॉमिक नंबर 7 से कम हो, चाहे मॉलिक्यूल के अंदर एटम का एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा या उसके बराबर हो। व्हाट इट? तो तुम्हारे पास ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें की एटम का एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा या 7 के बराबर होता है? तो उसके एग्जांपल आ गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सारे आयंस, फ्लोरीन, ये सारे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन एटम्स का कन्फिग्रेशन जिनका की एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल के अंदर 7 से ज्यादा या उसके बराबर है। तो उनका आप कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? तो उसको लिखने का आपको पैटर्न पूरा याद कर लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है सिग्मा 1s, उसके बाद आपको लिखना है सिग्मा स्टार 1s, फिर लिखना है सिग्मा 2s, उसके बाद लिखना है सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद नंबर आएगा सिग्मा 2pz का, उसके बाद आएगा पाई 2px का जिसकी एनर्जी इक्वल आपको रखनी है पाई 2py के, उसके बाद नंबर आएगा सिग्मा स्टार 2px का जिसकी एनर्जी इक्वल होगी सिग्मा स्टार 2py के, और एट लास्ट आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये किन के लिए करना है? z ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वालों के लिए। ये पूरा फॉर्मेट याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस अब इस फॉर्मेट पर बेस्ड होंगे। फॉर्मेट एक बार फिर से चेक कर लो। ये पूरा फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सिग्मा 1s, उसके बाद फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद नंबर आएगा पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई 2py के, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2px जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2py के, उसके बाद लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। गॉट इट? लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम का एटॉमिक नंबर 7 से कम या उसके बराबर है, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और उसके सारे आयंस हो गए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप फिलिंग करोगे तो फिलिंग करने में आपको करना क्या है? फिलिंग का पैटर्न होगा सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इतना तक तो आपको सेम रखना है। सिग्मा स्टार 2s के बाद आपको सिग्मा 2pz नहीं लिखना है, पहले आपको लिखना है पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल कर लेनी है पाई 2py के, और उसके बाद लिखना है आपको सिग्मा 2pz। बाकी पीछे का लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले वाले का था, पाई स्टार 2px जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2py के, और एट लास्ट सिग्मा स्टार 2pz के। तो ये जो कन्फिग्रेशन आपको चलाना है वो चलाना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जितने भी आयंस है, चाहे N2 पॉजिटिव हो चाहे N2 नेगेटिव हो, बेरिलियम के मॉलिक्यूल, कार्बन के मॉलिक्यूल, इनके लिए। गॉट इट? तो ये सारा फॉर्मेट आपको इनके लिए फॉलो आउट करना है। तो ये दोनों फॉर्मेट अच्छे से याद होने चाहिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, दैट इज एमओडी। सबसे पहले बात करते हैं z ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वालों के लिए। तो एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दो ओवरलैप कर रहे हैं तो दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग में और दूसरा एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर हो गया तो वो नाम दे दिया सिग्मा स्टार 1s, और बॉन्डिंग वाला नीचे होगा तो नाम हो गया सिग्मा 1s। यानी कि पहले बनेगा सिग्मा 1s उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s। सिमिलरली दो एटम के 2s 2s ओवरलैप करेंगे तो यहां पर भी दो बनेंगे, एक सिग्मा 2s और ऊपर वाला कहलाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब आ जाओ 2p वालों पर। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो एक एटम के p के अंदर, p सब शेल के अंदर हो गए px, py और pz, 3 ऑर्बिटल ही हो गए। सिमिलरली दूसरे एटम के 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल हो गए px, py, pz। px और py ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और pz pz ओवरलैप करेगा। तो सबसे पहले pz pz ओवरलैप करके पहले बनाएगा सिग्मा 2pz, और इसी का एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई पर हो जाएगी, वो आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब px और py की तो एनर्जी बराबर होती है, तो 2px दो एटम के ओवरलैप करेंगे तो बना के देगा पाई 2px, और py ओवरलैप करेंगे तो बना के देगा पाई 2py। तो पहले इनके बॉन्डिंग आप बना लो। तो पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई 2py के, ये ओवरलैप कर गए।
अब सिमिलरली इनके ऊपर ठीक इनका एंटी बॉन्डिंग बना लो, तो जो एंटी बॉन्डिंग बन गए वो बन गए पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब अगर ये पूरा फॉर्मेट नीचे से ऊपर की तरफ आप रीड करते हो तो नीचे से ऊपर फॉर्मेट जो हो गया वो हो गया, सबसे नीचे से आ जाओ, सिग्मा वन एस लगा दो अब्बा रूल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, सिग्मा वन एस के अंदर, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस के अंदर, फिर सिग्मा टू एस के अंदर, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस के अंदर, उसके बाद सिग्मा टू पी जेड के अंदर, उसके बाद पाई टू पी एक्स जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई टू पी वाई के, उसके बाद फिर आएगा पाई स्टार टू पी एक्स जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार टू पी वाई के, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सिग्मा स्टार टू पी जेड के अंदर। ये सब क्या हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, आधे बॉन्डिंग में है और आधे एंटी बॉन्डिंग में है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो इतना ध्यान में रख के करना है कि पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में कभी भी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और आपको हुन्स रूल में ये याद रखना है कि इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी है जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। तो ये तीनों रूल फॉलो करते हुए आप मॉलिक्यूल का निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? सिमिलरली जेड लेस देन 7 वालों के लिए करोगे तो डायग्राम तो लगभग लगभग सेम ही होगा, सबको सेम, बस इतना फर्क होगा कि सिग्मा 2p z वाला जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, पाई 2px पाई 2py नीचे आ जाएगा। बाकी ऊपर का जितना डायग्राम है वो एज इट इज सेम रखना है, तो केवल आपको सिग्मा 2pz की एनर्जी को पाई 2px पाई 2py से ज्यादा कर देनी है। गॉट इट? तो ये हो गया हमारे पास पूरा फिलिंग का पैटर्न। ये हो गया z लेस देन इक्वल टू 7 वालों के लिए। तो z लेस देन 7 और z ग्रेटर देन 7 दो तरह के कन्फिगरेशन आपको पढ़ाए। अब इन कन्फिगरेशन के बेसिस पर क्या निकाला जाता है कि दो एटम के बीच में कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब ये जो बॉन्ड हो है की वैल्यू है, इसे निकालने का तरीका जो होता है वो कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर, और इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एनबी माइनस एन ए बाई टू। क्या फॉर्मूला होता है? एनबी माइनस एन ए बाई टू। अब इसमें एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज बीएमओ, और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर आपको एक स्टेबल बॉन्ड बनाना है, यानी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा, जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और एंटी बॉन्डिंग में कम होंगे, यानी अगर एन बी ग्रेटर देन Na हुआ तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। लेकिन अगर Na के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, Na के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, Nb के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल जो बनेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब अगर Nb और Na की वैल्यू सेम आती है तो ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जीरो आती है, और जब भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? ये तीन मेजर बातें आपको याद रखनी है स्टेबिलिटी के लिए इससे रिलेटेड। चलो कन्फिगरेशन निकालते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के अंदर है टोटल मिलाकर के 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं इन सारे ऑर्बिटल्स के अंदर। एक ऑर्बिटल में आते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो कन्फिगरेशन हो गया सबसे पहले सिग्मा वन एस टू। कन्फिगरेशन हो गया, सबसे पहले आ जाओ कन्फिगरेशन के अंदर। तो कन्फिगरेशन पहले 16 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला सिग्मा वन एस टू, उसके बाद लगा दो सिग्मा स्टार वन एस टू, उसके बाद आ गया सिग्मा टू एस टू, उसके बाद आ गया सिग्मा स्टार टू एस टू, उसके बाद आ गया सिग्मा टू पी जेड टू, उसके बाद आ गया पाई टू पी एक्स जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई टू पी वाई के। अब ये दोनों इक्वल एनर्जी वाले हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वली डाल दिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या करोगे, पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई में डालोगे कितने कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल काउंट करो यहाँ तक कितने हो गए 14, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। दो इलेक्ट्रॉन और डालने तो दोनों इलेक्ट्रॉन आप टू पी एक्स में नहीं डालोगे क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो हुन सूल के अकॉर्डिंग दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, एक एक। गॉट इट? अब आप निकालो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, एन बी माइनस एन ए बाय टू। ये किसका फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर का। क्या फॉर्मूला है, एन बी माइनस एन ए बाय टू। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग में टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बॉन्डिंग में आ रहे हैं टोटल मिला के काउंट कर लो, जिन पे सर्कल बनाए हैं वो सारे बॉन्डिंग वाले हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग में आ गए टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी जिन पे सर्कल बनाए वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, तो एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाले हो गए टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 माइनस 6/2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आ रही है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आ रही है तो यानी कि डबल बॉन्ड होगा। गॉट इट? अब अगर तुम मान लो O2 पॉजिटिव का निकालते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 थे, एक दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 15। अब जो एक इलेक्ट्रॉन दोगे वो किस में से दोगे, पाई स्टार टू पी वाई में से दोगे। तो पाई स्टार के अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल मिला के 6। अब उसी में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो 6 में से एक कम हो गया तो कितना बचा, 5। तो वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइनस 5/2। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5।
सिमिलरली अगर तुम O2 नेगेटिव का निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, तो टोटल मिला के हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17वां इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किसमें करेगा, सिग्मा स्टार 2p के अंदर। तो पहले थे 10 इलेक्ट्रॉन, अब हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्डिंग में तो 10 ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 6 की जगह 7। तो यानी कि 10 - 7 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। कितनी आ गई वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की, तो ये आ गई बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.5। तो सबके बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं, ऑक्सीजन का 2, O2 पॉजिटिव का 2.5 और O2 नेगेटिव का 1.5। अब अगर आपको मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकालनी है, तो स्टेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, यानी कि BDE के। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्स होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। यानी कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होगी। गॉट इट। आपको ज्यादातर क्वेश्चन में स्टेबिलिटी निकालनी होगी, जो कि आप किसके टर्म में निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में निकाल सकते हो। तो आपने ये 3 मॉलिक्यूल बनाए, O2 पॉजिटिव, O2 और O2 नेगेटिव, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल किसका हुआ बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर, O2 पॉजिटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। फिर ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, और O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5। गॉट इट। अब अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हुई, O2 पॉजिटिव की, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। गॉट इट।